ट्रेंड ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो पुस्तकालय वर्गीकरण का रुझान, पुस्तकालय वर्गीकरण के रुझान करते हैं, ट्रेंड करते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण के रुझान में ट्रेंड करना है। तो पहले पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में होता है सेमिनार। तो इंटरनेशनल पर कॉन्फ्रेंस पढ़ते हैं। पहला है कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्फ्रेंस में सेमिनार होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार पहला हुआ था ISCCR पहला हॉल था अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस या सेमिनार के। किसके लिए था? पुस्तकालय वर्गीकरण के रुझान के लिए हॉल था। क्या हॉल था? पुस्तकालय वर्गीकरण के रुझान करने के लिए पहला कॉन्फ्रेंस हॉल था। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कौन था? तो पूछेगा पुस्तकालय वर्गीकरण के रुझान के लिए, यानी कि ट्रेंड ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लिए, पुस्तकालय वर्गीकरण के रुझान यानी कि ट्रेंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय मैंने कॉन्फ्रेंस पहला का नाम बताना। तो पहला कॉन्फ्रेंस होता है ISCCR। इसका पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल। I से हो गया इंटरनेशनल, A से होगा स्टडी, C से कॉन्फ्रेंस ऑन, C से क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन पढ़ ही रहे हैं, क्लासिफिकेशन। R से रिसर्च, इंटरनेशनल स्टडी कॉन्फ्रेंस ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च। वर्गीकरण शोध पर, रिसर्च में शोध होता है। वर्गीकरण शोध के ऊपर, ऑन में ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का सेमिनार। वही वर्गीकरण शोध के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का सेमिनार को कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं। वर्गीकरण शोध के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। पूछा यहाँ सवाल बनेगा, I से इंटरनेशनल, A से स्टडी, C से कॉन्फ्रेंस ऑन, C से क्लासिफिकेशन, R से रिसर्च। इंटरनेशनल स्टडी कॉन्फ्रेंस ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च। वर्गीकरण शोध के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन से सेमिनार या कॉन्फ्रेंस। तो पहला पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का पहला का नाम था ISCCR। तो इसके भी क्या चरण में गुजर था? ISCCR पहला डॉर्की में पहला जो सेमिनार हॉल था, पहला कॉन्फ्रेंस हॉल था ISCCR का पहला कॉन्फ्रेंस। तो पहला कॉन्फ्रेंस का बोल था डॉर्किंग में, डॉर्किंग जो भी कहिए, डॉर्किंग ना देगा तो इंग्लैंड में दे देगा। 13 से 17 मई 1957 में। तो 57 कैसे याद रहेगा? डरता है किंग से डरता है, तो डर किंग। तो कौन साथ देता है? तो 57 में साथ देता है, डर किंग से। किंग से डरता है तो से साथ देता है, कोई ना कोई साथ देवे करेगा। पूछेगा पहला जो होता है ISCCR का पहला सम्मेलन, पहला अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो था, कहाँ होल था? तो ISCCR का पहला फर्स्ट कॉन्फ्रेंस डॉर्किंग इंग्लैंड में होता है 13 से 17 में 1957 में। तो होल था पहला ISCCR का पहला कॉन्फ्रेंस डॉर्किंग में हुआ 1957 में। तो उसका थीम क्या था? पहला का थीम था लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में पढ़े रहे। और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एज ए डिसिप्लिन था, है ना। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एज ए डिसिप्लिन था, यही था थीम। उद्घाटन कौन किया था? ए सा रंगनाथन। डॉर्की में जाकर के रंगनाथन ने उद्घाटन किया था, सोच लीजिए। तो सवाल पूछेगा पुस्तकालय वर्गीकरण के रुझान के लिए, ट्रेंड ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, रुझान के लिए किसका? पुस्तकालय वर्गीकरण के रुझान में ट्रेंड के लिए। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस पहला कौन था? हुआ था पुस्तकालय वर्गीकरण के रुझान के लिए, ट्रेंड के लिए। ट्रेंड बोलते हैं इंग्लिश में, TREND, ट्रेंड।
पुस्तकालय वर्गीकरण के रुझान के लिए, ट्रेंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस पहला कौन होता? पहला अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होता ISCCR। किसके लिए? पुस्तकालय वर्गीकरण के रुझान के लिए, ट्रेंड के लिए होता है। ISCCR कॉन्फ्रेंस है किसके लिए? तो पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए। इसका पहला जो था कब होता कॉन्फ्रेंस? डॉर्किंग में 13 से 17 मई 1997 में। थीम का नाम था लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एज ए डिसिप्लिन। उद्घाटन डॉक्टर S रंगनाथन। पहला 57 में आता है ISCCR का पहला कॉन्फ्रेंस हॉल था डॉर्किंग में 1997 में। और दूसरा कॉन्फ्रेंस हॉल था एलसी नोर में। एलसी नोर डेनमार्क में पड़ता है, इंग्लैंड में था, ये डेनमार्क में है। 14 से 18 सितंबर 1964 में। उन्हें 7 वर्ष बाद दूसरा आगल था। सवाल उठेगा ISCCR का है तो पुस्तकालय वर्गीकरण के रुझान ट्रेंड है। इसका पहला कॉन्फ्रेंस हॉल था 57 में डॉर्किंग इंग्लैंड में, तो दूसरा हॉल था एल्सिनोर 7 वर्ष बाद 14 से 18 सितंबर 1964 में था। इसका थीम था लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एज ए डिसिप्लिन। वही लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, लेकिन यहाँ डिसिप्लिन की जगह पर थ्राउट ए कंट्री है। थ्राउट ए कंट्री। इसका भी उद्घाटन करता रंगनाथन जी थे। पहला का उद्घाटन करता रंगनाथन और दूसरा जो एल्सिनोर में था डेनमार्क 1964 में, इसका भी उद्घाटन करता रंगनाथन, जो थ्राउट ए कंट्री है थीम। तो यहाँ से हम लोग ISCCR के वर्गीकरण शोध के ऊपर, वर्गीकरण शोध जो है उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का पहला हो गया डॉर्किंग 57 में इंग्लैंड में, दूसरा हो गया एल्सिनोर 64 में 7 वर्ष बाद। दोनों को उद्घाटन करता रंगनाथन जी। अब तीसरा आता है, ये विश्व का पहला था डॉर्किंग ISCCR यानी कि वर्गीकरण शोध के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। पहला कॉन्फ्रेंस हॉल था डॉर्किंग में इंग्लैंड में, पूरा विश्व में 1997 में। लेकिन भारत की पहली पूछेगा वर्गीकरण शोध के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार या कॉन्फ्रेंस पहला विश्व में हॉल था डॉर्किंग इंग्लैंड में। तो भारत में पहला कौन हॉल था? भारत में हॉल था थर्ड हॉल था मुंबई, भारत में पड़ता। मुंबई भारत में पड़ता 6 से 11 जनवरी 5 दिन 1975 को, 11 वर्ष बाद 75 में। पहला हॉल था 7 वर्ष बाद, फिर 11 वर्ष बाद 75 में। तो पूछेगा वर्गीकरण रुझान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार वर्गीकरण शोध के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार या कॉन्फ्रेंस जो हॉल था भारत में पहला कौन हॉल था? तो मुंबई में था। मुंबई में भारत के पहली थी, मुंबई भारत में 6 से 11 जनवरी 1975 को हॉल था। इसका थीम कौन था? इन सर्च ऑफ ऑन ऑब्जेक्टिव बेसिस। कैसा ऑब्जेक्टिव बेसिस? फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज। इन सर्च ऑफ ऑन ऑब्जेक्टिव बेसिस। कैसा ऑब्जेक्टिव बेसिस? फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज। मुंबई वाला का थीम था। चलते चौथा हॉल था कॉन्फ्रेंस सेमिनार ऑक्सबर्ग 1982 में जर्मनी में हॉल था। 28 जून से 2 जुलाई, 28 जून में हिलता है और 2 जुलाई के निकलता है 1982 को। तो पूछेगा वर्गीकरण शोध के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार यानी कि ISCCR का कॉन्फ्रेंस चौथा कहाँ हॉल था? तो ऑक्सबर्ग 1982 में। 28 जून से 2 जुलाई 1982 को। ऑक्सबर्ग 1982 जर्मनी में पड़ता ऑक्सबर्ग। इसका थीम क्या था? यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन। कैसा? यूनिवर्सल होना चाहिए, माने सभी जगह होना चाहिए। यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट एनालिसिस एंड ऑर्डरिंग सिस्टम। कैसा? यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट
एनालिसिस एंड ऑर्डरिंग सिस्टम, ये थीम था आर्ट्सबर्ग वाला के चौथा कॉन्फ्रेंस वाला के। पांचवा हॉल था टोरंटो। पांचवा टोरंटो कनाडा में पड़ता है। 24-28 जून 1991 को 1991 को पड़ल था टोरंटो। 1991 में कनाडा में था। 24-28 जून में, चाहे 2 जुलाई हो गया तो जून में था। 28 से 24 जून से 28 जून 1991 को। ये 82 है, 91 है। इसका थीम था क्लासिफिकेशन रिसर्च फॉर नॉलेज। कैसा नॉलेज? रिप्रेजेंटेशन फॉर एंड ऑर्गेनाइजेशन। पूछेगा ISCCR वर्गीकरण शोध के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार या कॉन्फ्रेंस। पांचवा का भूल था पुस्तकालय वर्गीकरण के रुझान के रूप में। तो पांचवा कॉन्फ्रेंस हॉल था टोरंटो में। कहाँ पड़ता है? कनाडा में। 1991 में 24 जून 28 जून 1991 को। थीम क्या था इसका? टोरंटो वाला के, कनाडा वाला के, 1991 वाला के। क्लासिफिकेशन रिसर्च फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन फॉर एंड ऑर्गेनाइजेशन था। छठा कॉन्फ्रेंस हॉल था लंदन यूनिवर्सिटी। 1997 में इंग्लैंड में पड़ता है। लंदन यूनिवर्सिटी 1797 इंग्लैंड में पड़ता है। 16 से 19 जून 1997। 16 से 19 जून, टोटल 3 बरस 1997। इसका थीम क्या था? थीम नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंफॉर्मेशन retrieval नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन में से होता है इंफॉर्मेशन। रेट्राइवल यहाँ से लंदन यूनिवर्सिटी 1997 में छठा कॉन्फ्रेंस हॉल था। 97 इंग्लैंड में एक और हॉल था। यहाँ लंदन में है छठा। एक और इंग्लैंड में, पहला इंग्लैंड में हॉल था डॉर्किंग में 1997 रंगनाथन द्वारा हॉल था। और एल्सिनोर जो था ये भी डेनमार्क में हॉल था 64 में। ये भी रंगनाथन के द्वारा हॉल था। रंगनाथन, इसको क्रम से याद कर लेना। डर 1997। डर कहाँ है? डरता है इंग्लैंड में 1997। डर 1997। फिर एलसी, डरता कौन है? एलसी डरता है डेनमार्क में। इंग्लैंड से ड से ई, अब ए से हो गया डेनमार्क। एलसी डेनमार्क 1964 में। 64 में एलसी डरता है एलसी 64 में। अब मुंबई जाकर के 75 में आगोश खाता है। मुंबई में 75 में जाकर के डरता है एलसी। अब मुंबई में जाकर के 75 में आगोश खाता है। आगोश 82 में खाता है। फिर टोरो, आगोश में होता है आग्सबर्ग जर्मनी में 1982। आग्सबर्ग 1982। टोरंटो जर्मनी में पड़ता है। टोरंटो कनाडा में है। टोरंटो कनाडा में 1991। टोरंटो 91 में। लंदन इंग्लैंड में पड़ता है 97 में 1997। लंदन यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में 1997। डर 97। डर रूसी। डर एलसी डरता है एलसी। डर होता है तब एलसी। तो मुंबई जाता है। मुंबई जाकर आगोश खाता है। आगोश खा करके टोरोलंड होता है। टोरोलंड क्रम से याद कर लीजिएगा। पहला क्रम है 57, 7 64, 64 11 75 और 7 बरस। फिर पहले 7 बरस, फिर 11 बरस, फिर 7 वर्ष का अंतर है 82 के बाद 1982 के बाद है ना 9 बरस का अंतर 91। 91 के बाद 6 बरस का अंतर है 97। 91 से 97। हम लोग पुस्तकालय वर्गीकरण के रुझान ट्रेंड के देख लिए। वो भी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस वाला देखें। ISCCR था पहला, देख लिए कॉन्फ्रेंस है ना। इंटरनेशनल स्टडी कॉन्फ्रेंस ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च, वर्गीकरण शोध के ऊपर, वर्गीकरण शोध के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस था। इसका पूरा नाम है।
पहला कॉन्फ्रेंस कहाँ होल था देख लिए। ISCCR पहला कॉन्फ्रेंस देख लिया। दूसरा कॉन्फ्रेंस आता है इसको ISKO इसको का पूरा नाम है द इंटरनेशनल। इसमें भी था पहला ISCCR था, इसमें भी इंटरनेशनल था। ये से स्टडी आता है, स्टडी इसमें देखिए यहाँ पे इसको है, इसको इंटरनेशनल इसको मतलब कि द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर, ये से सोसाइटी है, सोसाइटी फॉर, के से नॉलेज, वो से ऑर्गेनाइजेशन द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। इसको का स्थापना 1989 में था। 89 में कॉन्फ्रेंस कैसे होता है, इसको का सेमिनार कैसे होता है, तो एक बार होता है 2 वर्ष पर, प्रति 2 वर्ष पर एक बार होता है, एक बार प्रति 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होता है, 2 वर्ष में एक बार हो जाता है, मैंने एक बार प्रति 2 वर्ष पर होता है। 2 वर्ष पर होगा तो एक बार कॉन्फ्रेंस होता है इसको का। महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस कौन कौन है जरा देखते हैं। इसको का महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस सेमिनार कौन कौन है, जैसे पहला फर्स्ट कैसे तय क्रम देखते थे हम लोग। ISSCCR का पहला महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस था डॉर्किंग इंग्लैंड वाला 1997 में। इसका थीम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एज ए डिसिप्लिन, ऐसा रंगनाथन द्वारा। सीनियर में भी रंगनाथन द्वारा होता था 64 में। उसी तरह से में इसको का 89 में स्थापना होता है, एक बार होता है 2 वर्ष में एक बार होता है। महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस कौन कौन है इसको का महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस डर्मस्टड कहो, जर्मनी में था 1990 में, जर्मनी में। देखिए ISCCR वर्गीकरण शोध के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। यहाँ भी चौथा जो होल था कॉन्फ्रेंस उसका ISCCR का अगस्त वर्ग में 1982 में जर्मनी में होल था। तो वह उसका हाल हम लोग देख रहे हैं। इसको का पहले ही होल था डर्मस्टड 1990 में जर्मनी में, 1990 14 से 17 अगस्त 1990 में। डर्मस्टड 1990 में जर्मनी में होल था। थीम, इसका थीम क्या है, पहला थीम याद कर लेना है, टूल्स फॉर नॉलेज। कैसा नॉलेज, तो टूल्स फॉर नॉलेज। ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए इसका में ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन इंटरफेस। सवाल उठेगा इसको जानता है, हाँ, तो स्थापना 89 में, 2 वर्ष पर एक बार होता है। पहला कॉन्फ्रेंस कब होता है इसको का, तो 1990 में। तो कहाँ, जर्मनी में। कहाँ जर्मनी में, कहाँ, तो डस्टड में। इसका थीम क्या है, टूल्स फॉर नॉलेज। कैसा नॉलेज, तो टूल्स फॉर नॉलेज। ऑर्गेनाइजेशन संगठन है ना, ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन इंटरफेस। सेकंड कॉन्फ्रेंस, सेकंड भी याद कर लेना है कि मद्रास में था। मद्रास पहले का नाम चेन्नई था, मद्रास था। मद्रास की जगह चेन्नई भी दे सकता है, पुराना मद्रास का नाम चेन्नई है। भारत की प्रथम इसको है, पूरे भारत का प्रथम इसको का कॉन्फ्रेंस होने वाला जगह कहाँ, तो मद्रास में था, 26 से 28 अगस्त 1982 में। तो मद्रास में होता है 1982 में होता है। 90 होल था जर्मनी में डस्टबर्ग में, और 2 वर्ष बाद मद्रास में होता है इसको का कॉन्फ्रेंस 1990 में चेन्नई में। अब चेन्नई देगा ना तो मद्रास देगा, 26 से 28 अगस्त 1982 में। इसका थीम था कॉग्निटिव पैराडाइज इन नॉलेज। कैसा नॉलेज, कॉग्निटिव पैराडाइज इन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। ये तो इसको का पूछेगा तब ना कि पहला भारत का प्रथम इसको का सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस का हॉल था मद्रास में 1990 में। लेकिन
ICCR जो है पहला हॉल था पूरे विश्व में डार्किंग इंग्लैंड में 97 में, लेकिन भारत में हॉल था मुंबई, भारत 6 जनवरी से 11 जनवरी 1975 को। तो भारत के पहले कॉन्फ्रेंस भी था ICCR मुंबई में, भारत का प्रथम कॉन्फ्रेंस ISCCR 75 में हॉल था। अब इसको के बारे में पूछेगा, इसको जो है भारत का प्रथम इसको कॉन्फ्रेंस मद्रास में था, पहला नहीं था। भारत का प्रथम इसको कॉन्फ्रेंस करेगा तब मद्रास में, खाली इसको हटा देगा, भारत का प्रथम कॉन्फ्रेंस ISCCR था 26 से 28 अगस्त 1982 में। देखिए भारत का लिखते हैं प्रथम कॉन्फ्रेंस 1975 में था, ISCCR था। अभी है भारत का प्रथम इसको कॉन्फ्रेंस था, मद्रास वाला चेन्नई में देगा, पहले मद्रास था, अब चेन्नई हो गया, 1992 में था। इसका थीम क्या है, इसको वाला पढ़ रहे हैं। इसका थीम कॉग्निटिव पैराडाइज इन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है, कॉग्निटिव वाला है। फिर आइए 12 पर डायरेक्ट है। जिस तरह से इसको का प्रथम डर्मस्टर 1990 में जर्मनी में हुआ था। अब भारत के प्रथम इसको सम्मेलन कॉन्फ्रेंस मद्रास में था 1992 में, 26 से 28 अगस्त 1992 में, है ना। भारत का प्रथम इसको सम्मेलन था मद्रास में। इसका थीम था कॉग्निटिव पैराडाइज याद करना है, कॉग्निटिव पैराडाइज इन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, कॉग्निटिव पैराडाइज याद करना होगा। और दूसरा पूछेगा कि भारत का दूसरा था, भारत का दूसरा इसको पहला मद्रास वाला था 1992 में था, फिर 92 के बाद आता है 2012 में, एकदम दूसरा के बाद तीसरा चौथा छोड़ देना है, सीधे 12 में। ये 12 मैसूर में भारत में था 6 से 9 अगस्त या 26 से 28 अगस्त 1992 में था। ये अगस्त में दूसरा हल था, लेकिन 6 से 9 अगस्त 2012 में। जब 2012 में आता है तो इसका थीम था कैटेगोरीज रिलेशन एंड, कैसा रिलेशन, कैटेगोरीज, ये कॉग्निटिव पैराडाइज था ना मद्रासला, कैटेगोरीज रिलेशन एंड कंटेक्स्ट इन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता। पूछेगा भारत का दूसरा इसको कॉन्फ्रेंस 12वीं था, कहाँ होता, मैसूर में, कब, 6 से 9 अगस्त 2012 में। इसका थीम क्या था, 12 वाला के मैसूर वाला के, कैटेगोरीज रिलेशन, कैसा रिलेशन, कैटेगोरीज रिलेशन और एंड बने और कंटेक्स्ट इन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। फिर 17वां सेकंड लास्ट ही है अलबर्ग डेनमार्क में हुआ था 6 से 8 जुलाई 2022 में, 6 से 8 जुलाई 2022 में डेनमार्क अलबर्ग में। पूछेगा तो इसको का सम्मेलन हुआ था डेनमार्क 17वां इसको सम्मेलन अलबर्ग डेनमार्क 2022 में। डेनमार्क में एक और हॉल था ISCCR का भी हॉल था, एल्सिनोर में हॉल था डेनमार्क 14 से 18 से 1964 में, एल्सिनोर 64 में डेनमार्क। तो हम लोग देख रहे इसको ना, इसको का हॉल था 17वां कॉन्फ्रेंस अलबर्ग डेनमार्क में 2022 में था, 2022 में हॉल था इसको का 6 से 8 जुलाई 2022 में। इसका थीम था नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एक्रॉस डिसिप्लिनेस डोमेन्स सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी। पूछेगा 17वां कॉन्फ्रेंस होता है इसको का अलबर्ग में हुआ था कब, डेनमार्क में। अरे कब, अलबर्ग डेनमार्क में 2022 में। थीम का था नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एक्रॉस लगा देना, एक्रॉस डिसिप्लिनेस डोमेन्स सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी। 18वां तो जान ही रहे कि चीन में कोरोना फैल था, वहीं से 18वां था वुहान चीन। नवीनतम यही है चीन वाला वुहान में। नवीनतम 2022 में था, 22 का रहा 24 में
22 में तो डेनमार्क अल्बर्ग वाला हॉल था, 17वां हॉल था अल्बर्ग डेनमार्क 22 में। लेकिन 18वां हॉल था वुहान चीन में पड़ता है, यही 18वां नवीनतम है नवीनतम है। 20 से 22 मार्च में हॉल था, 2024 को हॉल था, यही नहीं कहा। अब अगला 2026 में होगा, 2 बरस हो रहा होता है, 22 से 24। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेसिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्रिसिस पूछेगा नवीनतम कौन है इसको का कॉन्फ्रेंस, तो वुहान वाला है 2024 वाला। तो इसका थीम क्या है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर, नॉलेज तो रेसिलियंस लगा रहेगा, रेसिलियंस तो मार देना है, रेसिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्रिसिस। वुहान चीन वाला 18वां 2024 में था। 9th 19वां होगा 26 में होगा, लॉस एंजल्स में होगा, लॉस एंजल्स में होगा, लॉस एंजल्स अमेरिका में पड़ता है, यही होगा 2026 में होगा। एक बार इसको द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन 89 में स्थापना हुआ था। पहला 2 वर्ष में एक बार कॉन्फ्रेंस होता है। पहला कॉन्फ्रेंस हॉल था आपको डार्मस्टैट 1990 में, जर्मनी पड़ता है ना। टूल्स फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन इंटरफेस लगेगा तो मार देना पहला में डार्मस्टैट। दूसरा मद्रास में था, भारत के प्रथम इसको कॉन्फ्रेंस था, कहीं के चेन्नई में देगा, कहीं का चेन्नई पूर्व का मद्रास था। 26 से 28 अगस्त 1992 को थीम था कॉग्निटिव पैराडाइज लग गया तो मार देना मद्रास वाला। दूसरा से सीधे 12वां ये मैसूर में भारत का दूसरा इसको कॉन्फ्रेंस था, 26 अगस्त 1992 को था। ये 6 से 9 अगस्त 2012 में, ये 92 से सीधे 10 बरस बाद, 92 के बाद 10 बरस बाद 2012 में इसका थीम था। इसका क से कॉग्निटिव पैराडाइज और क से कैटेगोरीज रिलेशन एंड कंटेक्स्ट इन कैटेगरी रिलेशन एंड कंटेक्स्ट याद कर लेना। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन तो याद है सब, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सब में लगा क्योंकि होबे करता अंत में नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। 7वां था अल्बर्ग डेनमार्क में 22 में मिलता है। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन तो याद है सब में है। क्रॉस डिसिप्लिन याद करना, क्रॉस डिसिप्लिनस डोमेन्स सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी 22 में होला। वुहान चीन में था, 18वां हॉल था वुहान चीन नवीनतम यही 18वां है, 22 से 22 मार्च 2024 में। थीम था नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन याद है, रेसिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्रिसिस, रेसिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्रिसिस। और आने वाला 19 लॉस एंजल्स में होगा, 19वां लॉस एंजल्स 1900 है, अमेरिका में 2026 में होगा। इसको का कॉन्फ्रेंस 26 में लास्ट यही है। अब देखते हैं कॉन्फ्रेंस नंबर 3 CRG सी से क्लासिफिकेशन होता है, आर से रिसर्च, जी से ग्रुप, तो ग्रुप याद करना है बस, जी से ग्रुप, GROP। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप का स्थापना 1982 में था। कैसे अभी हम लोग देखें इसको का स्थापना 1989 में था, तो 3 बरस बाद होता CRG का स्थापना, 89 3 82, अच्छा 82 नहीं है जी, और 89 यानी 7 बरस पहले ही इसको का 89 में CRG के 7 वर्ष पहले ही है ना जी, 7 वर्ष पहले ही CRG का स्थापना हुआ था 1982 में। JD बर्नल के सुझाव पर था स्थापना पूछेगा 1982 में, कहाँ लंदन में किसके सुझाव पर, तो JD बर्नल के सुझाव पर तो सुझाव तो दिया था JD बर्नल, ठीक है सुझाव दिया, लेकिन किसके द्वारा किया गया था स्थापना, डेरेक ऑस्टिन और अनियो के द्वारा होते, यही संस्थापक भी थे, संस्थापक यही थे, स्थापना संस्थापक यही है, डेरेक ऑस्टिन और अन्य के द्वारा, अन्य मतलब और था 7-18 का नाम,
मेन यही है, डेरेक ऑस्टिन की याद कर लेना है। संबंध इसका सीआरजी का संबंध, तो भाई वर्गीकरण वाला पढ़ ही रहे हैं तो वर्गीकरण होगा, है ना। वर्गीकरण के क्षेत्र में आता है शोध और सहयोग के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो वर्गीकरण के क्षेत्र में शोध में रिसर्च खोज और सहयोग के माध्यम से नया नया वर्गीकरण पद्धति का विकास करना। वर्गीकरण के क्षेत्र में कैसा वर्गीकरण क्षेत्र में? नया नया वर्गीकरण पद्धति बनाना, नया नया वर्गीकरण पद्धति का विकास करना। पूछे सीआरजी क्या है? सीआरजी क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप है। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप है। 1982 में स्थापना हुआ था लंदन में, जेडी बर्नल के नाम से हॉल था, सुझाव हॉल था, डेरेक ऑस्टिन के द्वारा होता है। डेरेक ऑस्टिन संबंध होते वर्गीकरण के क्षेत्र में आता है, सब है वर्गीकरण के क्षेत्र में, ठीक ना। ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ऊपर हेडिंग लिख रहे हैं, हेडिंग लिख रहे हैं पुस्तकालय वर्गीकरण के रुझान, तो वर्गीकरण के क्षेत्र में है पुस्तकालय वर्गीकरण के रुझान, माने रुझान है, ट्रेंड, TREND, तो ही है। सीआरजी का संबंध किससे? पुस्तकालय वर्गीकरण ही है। तो पुस्तकालय वर्गीकरण के क्षेत्र में कहा लगे शोध के द्वारा और सहयोग के द्वारा, शोध और सहयोग के द्वारा वर्गीकरण है। तो वर्गीकरण पद्धति के विकास, कैसा वर्गीकरण पद्धति के पास नया नया वर्गीकरण पद्धति का विकास करना। सवाल इतना ही पूछे। सीआरजी 1982 लंदन, डेरेक ऑस्टिन। आपको सीआरजी के बाद चौथा है LRC कॉन्फ्रेंस। LRC, L से लाइब्रेरी, R से रिसर्च, C से सर्किल वृत्त, C से सर्किल वृत्त याद कर लिया, लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल। LRC का स्थापना दिल्ली में हुआ था 1991, दिल्ली में हुआ था 1951 में, रंगनाथन के द्वारा हुआ था 51 में, रंगनाथन के द्वारा हुआ था। LRC का जितना मंडल है सभी मंडल क्या करता था, प्रत्येक रविवार को, जितना रविवार होता है सप्ताह में, महीना में, 4 गो सालों में जितना 51 होता है, वही प्रत्येक रविवार को रंगनाथन से मिलता था। और रंगनाथन से मिल करके LRC का मंडल मिलता था रविवार को, और रंगनाथन से मिल करके LRC के मंडल लोग वर्गीकरण कैसे होगा नहीं होगा उस पर शोध पर चर्चा करते थे, शोध पर खोज पर चर्चा करते थे। ये LRC के परिणाम स्वरूप का होता है, शोध चर्चा होकर होला के बाद वही LRC के परिणाम स्वरूप ILA आता है। ILA के द्वारा 1953 में डेप्थ क्लासिफिकेशन का प्रकाशन होता है। पूछेगा LRC के परिणाम स्वरूप का हुआ ILA होता है। ILA के द्वारा का हुआ तो 1953 में होता है। 1953 में क्या होता है? डेप्थ क्लासिफिकेशन का प्रकाशन हुआ। पूछेगा डेप्थ क्लासिफिकेशन का प्रकाशन ILA द्वारा कब? 1953 में। किसके परिणाम स्वरूप होल था? तो परिणाम स्वरूप ILA के द्वारा तो हल था 1953 में, डेप्थ क्लासिफिकेशन का प्रकाशन तो हल था ILA द्वारा, लेकिन किसके परिणाम स्वरूप? LRC के परिणाम स्वरूप हल था। तो क्या कहता है कि LRC सर्किल, लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल, दिल्ली 1951 में था, रंगनाथन के द्वारा। LRC के जितना मंडल सब रंगनाथन से मिलते थे हर रविवार को, और वर्गीकरण कैसे होगा नहीं होगा उस पर शोध पर चर्चा करते थे। इसके कारण ILA के द्वारा LRC के परिणाम स्वरूप LRC बोला ILA का बोल था 1953 में, क्या बोला? तो डेप्थ क्लासिफिकेशन का प्रकाशन कर दो। CRG 1982 लंदन, जेडी बर्नल, डेरेक ऑस्टिन। ये भी था, इसका भी संबंध था वर्गीकरण के क्षेत्र में शोध सहयोग के द्वारा नवीन वर्गीकरण पद्धति का विकास करना। इसका भी था, शोध पर चर्चा हुआ था LRC का भी। दिल्ली 1951 रंगनाथन। ILA के द्वारा 1953 में क्या होता? डेप्थ क्लासिफिकेशन का प्रकाशन होता। रंगनाथन से नाम याद आता है। ISCCR जो पहला था कॉन्फ्रेंस, इसमें डॉर्किंग हॉल था, डॉर्किंग वर्गीकरण शोध के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, डॉर्किंग इंग्लैंड में होता 13 सितंबर में 1957 को। इसका थीम था लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एज डिसिप्लिन। इसको जो उसका नौसिमल था, इसको के 17वां अल्बर्ग डेनमार्क में होता भी। इसका भी है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, एक क्रॉस डिसिप्लिनेस है, इसको अलग है।
और डिस से डिसिप्लिनस और डिस से डोमेन्स सर्विसेज टेक्नोलॉजी थीम था। इसको देखें हम लोग देख रहे हैं ISCCR डार्किंग इंग्लैंड महल था 1997 इसका भी था थीम डिसिप्लिन था, वो डिस्प्लेशन था, ये डिसिप्लिन है रंगनाथन द्वारा। एल्सिनोर भी था, डेनमार्क में था, यही डेनमार्क 14 में था। इसका भी थ्राउट ए कंट्री था, थ्राउट ए कंट्री रंगनाथन के द्वारा था। उदाहरण के लिए उसी तरह से LRC देख लें। दिल्ली 1997 में रंगनाथन द्वारा प्रत्येक रविवार को रंगनाथन से मिलता था LRC का मंडल और वर्गीकरण शोध पर चर्चा करता था। इसके कारण LRC के परिणाम स्वरूप ILA के द्वारा का होला 1953 में डेप्थ क्लासिफिकेशन का प्रकाशन होता है। यही रंगनाथन। CRG 1982 लंदन डेरेक ऑस्टिन। LRC उस CRC था, उस CRG है जी से होगा ग्रुप, ये है LRC जो सर्किल होता है। दिल्ली 82 था, 51 रंगनाथन बस। अब पढ़ते हैं चैन अरे चैन है श्रृंखला, अरे मैंने पंक्ति, इंट्रोपोलूशन और एक्स्ट्रा पोलूशन। तो अरे एंड चैन पंक्ति और श्रृंखला को देखते हैं। अरे मैंने पंक्ति होता है, इसी को पहले देखते हैं। अरे पंक्ति, अरे के बारे में थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते, पीछे पढ़े हैं। वर्गीकरण के उपसूत्र, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के उपसूत्र, कैनन के उपसूत्र 43 है, रंगनाथन द्वारा दिया गया था। सबसे पहले कैनन शब्द जो दिया था शेष द्वारा दिया गया था, जो 29 सूत्र था उसमें 1900 कब दिया गया था, 85 है, कब है देख लीजिएगा, 1915 है, 1915 में दिया गया था। जो शेर मास्टर था किसका, तो रंगनाथन के। 3 प्रकार के होता है उपसूत्र बांटले था रंगनाथन जी 43 को 3 भाग बांट ले था। कौन आइडियल नहीं, आइडिया का आइडिया था, ठीक ना। आइडियलो देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वैचारिक 15, शाब्दिक वर्बल, जिसको टर्मिनोलॉजी कहते हैं 4 भाग में, सांकेतिक नोटेशन या अंकन कहिए 24 भाग में, टोटल 43 हो गया। इनका बुक था, रंगनाथन द्वारा लिखा गया एक बुक है। कुल 43 उपसूत्र है, जो प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक में लिखे था, रंगनाथन द्वारा लिखा गया है। पहला एडिशन में 1937 साल था इसका पहला एडिशन 37 में, 20 वर्ष बाद आया था दूसरा एडिशन 57 में, तीसरा 10 वर्ष बाद 67 में 1967। 43 कैनन उपसूत्र था इस बुक में। इसको देख सकते वैचारिक जो 15 होगा, आइडिया वैचारिक प्लेन 15 कैनन आता है, इसमें 5 भाग बांटा गया। इसको भी 43 को 3 असर में, 15 वैचारिक आता है आइडिया में, इसको भी 5 भाग बांटा गया। 15 को भी 5 भाग बांट देगा। कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक माने विशेषता में, कैनन फॉर तो सब में लगा रहेगा, ऑफ सब में लगा रहेगा। कैनन फॉर सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। फिर दूसरा है, यही दूसरा हो गया, तीसरा में देखते हैं कैनन ऑफ अरे पंक्ति में, पंक्ति के या अरे पंक्ति जो भी कहिए उसका उपसूत्र है। इसका खासियत भी बोलते हैं, चैन बढ़ता है, यही चैन पंक्ति का देखना है। देखो अरे में कौन कौन आता है, तो एक्स हाउजी वेनेशन खासियत और निश्चयता होता है। एक्स जी हावेनेस, एक्स हावेस्टी वेनस में
जो खासियत निश्चयता कहते हैं। एक्सक्लूसिवेनेस, एक्सक्लूसिवेनेस अनन्यता में बोलते हैं। हेल्पफुल सीक्वेंस, सहायक अनुक्रमण। कंसिस्टेंट, ये सब आता है। अनुरूपता बहुत है इसको हिंदी में। 1 2 3 4 चीज आता है आर्य पंक्ति में। चैन आता है, कैनन ऑफ चैन में आता है, जिसको श्रृंखला चैन कहते हैं। इसमें आता है डिक्रीजिंग एक्समिशन। डिक्रीजिंग एक्समिशन माने प्रसार माने घटाना, या प्रसार ह्रास प्रसार का। ह्रास प्रसार, ह्रास माने कमी, डिक्रीजिंग माने ह्रास कमी, एक्सटेंशन माने प्रसार, ह्रास विस्तार। मॉड्यूलेशन माने अनुकूलन। फिलिटरी या फिलिटरी सीक्वेंस, या फिलिटरी सीरीज, इसको हिंदी में बोलते हैं ससंगत अनुक्रमण। हेल्प अनुक्रमण आर्य के, और ससंगत अनुक्रमण फिलिटरी सीक्वेंस। चलते इसका भाग में कौन आता है। श्रृंखला तो हो ही गया था जी। श्रृंखला चैन में तो 2 भाग ये है, डिक्रीजिंग एक्समिशन प्रसार, ह्रास प्रसार, मॉड्यूलेशन अनुकूलन। उसी में पंक्ति देखते हैं। पंक्ति आर्य पंक्ति कौन का था। आर्य पंक्ति में एक्सहाउस्टिवेनेस खासे निश्चितता था। एक्सक्लूसिवेनेस हाउजीवेनेस का ये हाउजीवेनेस अनन्यता। हेल्पफुल सीक्वेंस माने सहायक अनुक्रम। कंसिस्टेंट माने अनुपता। ये सब आता है आर्य पंक्ति में। वही आर्य पंक्ति वर्गीकरण के सूत्र में आता है। वही आर्य पंक्ति वर्गीकरण प्रणाली है। कैसा वर्गीकरण क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वर्गीकरण प्रणाली है। समान रैंक वाली इकाइयों का समूह है। समान रैंक मतलब क्या, मान लीजिए अमेरिका है, बी है, बी डैश डी नाम है, सभी डैश बराबर और हक के हकदार है, इसलिए अंडरलाइन दिया गया है। इसलिए समान रैंक वाली इकाइयों का समूह होता है। इसमें विषय की सबसे छोटी इकाई आइसोलेट होता है। पूछेगा आर्य पंक्ति में विषय की सबसे छोटी इकाई, तो आइसोलेट होता है, एकल होता है। समक्ष वर्गों को दर्शाता है। किसका, समान रैंक को दर्शाता है, समान रैंक की इकाइयों को दर्शाता है, समूह है। वही समक्ष वर्गों को भी दर्शाता है। समक्ष वर्ग जैसे वर्गीकरण प्रणाली समान रैंक इकाई को दर्शाता है। विषय की सबसे छोटी इकाई एकल है, आइसोलेट है। समक्ष वर्ग को दर्शाता है। डायग्राम ऑफ आर्य एंड चैन। आर्य के देखते हैं पहले, लोअर पढ़ने तो आर्य के चैन आगे पर लेते हैं। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत का है ना। यूके में देखें, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत का मैंने सभी जगह उपस्थित होना। यूके जैसे ए देश है, बी देश है, सी देश, डी ई, ये सब क्या है, मेन क्लास है ना। ए को दर्शा रहा था, पीछे पड़े कौन था, कोड था, मेन क्लास है। बी सी डी सब मेन क्लास है, पीछे पड़ा है, देख लीजिएगा ना। मेन क्लास है, इसलिए सबका वैल्यू सबका बराबर हो गया। ये देश का जितना वैल्यू है, बी देश का, सी डी ई सबका वैल्यू बराबर है, इसलिए अंडरलाइन दी है, यानी पंक्ति है, आर्य है। क्या बोलेगे, पंक्ति है, आर्य है, क्योंकि सब देश का वैल्यू बराबर है। तो ये का है एक दूसरे का पंक्ति आर्य है तो समक्ष वर्ग को दर्शा रहा है। समक्ष में का सब एक दूसरे के समक्ष का है, बराबर भाग में है। और वर्गीकरण प्रणाली क्यों कर रहे हैं आर्य को, क्योंकि देखो सभी को वर्ग में बांट दिया गया है। समान रंग क्यों कर रहे हैं, समान रंग वाले छोटी इकाई है, क्योंकि सभी का इकाई समान है। जितना एक समान रंग है उतना ही इसका भी है, इसका उतना ही, सब बराबर है, इसलिए आर्य पंक्ति होगा। इसलिए वर्गीकरण प्रणाली है, समान रंग वाली छोटी इकाई है, विषय की छोटी का आइसोलेट है, और समक्ष वर्ग को दर्शा रहा है। ए बी सी डी का है, पंक्ति हो गया, आर्य हो गया, मेन क्लास का सब वैल्यू बराबर है। उसी से वो उठाते हैं
ये अरे हो गया। ये उठा लिए, ए का बेटा हो गया A1 A2 A3। ये पंक्ति का अधीनस्थ, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति का अधीनस्थ अरे कहलाएगा A1 A2 A3। ए का बेटा A1 A2 3 है। ये तीनों चारों बराबर तीन अरे है। एक बेटा ये तीनों भाई बराबर है, तो ये तीन भाई का भी हकदार तो बराबर बराबर है, इसलिए भी यही तीनों अरे है। इसका 100% तो आधा आधा हो गया, आधा आधा हो गया, हिस्सेदार हो गया। ये भी एक लाइन में है इसलिए अरे हो गया। हाँ भले A2 ए से तुलना करेंगे तो दूसरा चीज हो जाएगा। यही मेन क्लास है, अरे पंक्ति है, ये भी अरे है, लेकिन ए का तुलना में बड़ा है, ये छोटा है। ए का अधीनस्थ अरे कहलाएगा, मन कह सकते हैं एक तरह से। ये अरे जो है उसका बेटा A1 A2 A3 है, अरे ये भी है। जैसे चारों मेन आदमी है, इस तरह सैकड़ों मैंने आदमी है, चारों उनके वैल्यू बराबर है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, A2 का भी बेटा हो गया, मान ली कि ये 21 22 23, A1 ये 21 ये 22 ये 23, तो ये बाप हो गया, ये बेटा हो गया। तो जाहिर सी बात है तीनों का वैल्यू बराबर है, और तीनों का बराबर वैल्यू है, तीनों एक लाइन में है, तो हम बोलें कि ये भी तीनों अर्रे है, चैन नहीं अर्रे है। फिर A2 ये 22 का भी शादी हुआ, इसका भी बेटा जन्म लिया 221, ये 222 23 24 सब लगातार है, सबका वैल्यू बराबर है, हम कहें कि ये भी अर्रे है। डी का भी बेटा लिया 31, D1 D2 D3, ये भी तीनों एक लाइन में है, तीनों का वैल्यू बराबर है, इसलिए अर्रे है। ABCD E ये भी किसी न किसी एक बेटा है, एक एक, इसलिए तीनों लाइन में बराबर है, इसलिए अर्रे है। अर्रे माने पंक्ति है। इस प्रकार सब अर्रे के एग्जाम्पल हो गया। यह भी ध्यान रखना है कि अगर तीनों को बेटा है, तीन तीन को होना चाहिए, तब ना बराबर बराबर होगा ना, बीच में जाएगी ये ला तो कोई जो नहीं, चारों हो सकता है, लेकिन हम बीच में तीनों को लेकर चलते हैं, इसको काट दिए हैं। और जब ऐसे चलेंगे तो आरे की गिनती, और जब वही सीधा ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो चैन श्रृंखला की गिनती, A2 A22 A20 222 222, इसी तरह से A2 A22 222, ऊपर से नीचे आएंगे तो चैन श्रृंखला को दर्शाता है, क्योंकि इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू अलग है, कि बाप है, बेटा है, और छोटका है, और छोटका हो गया, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो चैन बन रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन है, कौन पंक्ति अरे नहीं है, तो कौन अरे के बारे नहीं हो रहा। अरे का मतलब लाइन से दम होना चाहिए, तो ABCD लाइन भी है, ABCD लाइन भी है। ABCD लाइन है A1 A2 A3, ए का शादी होगा तो A1 बेटा A2 बेटा A3 नामधेय होगा, तो ये भी तो अरे में गिनती है, देख लीजिए A1 A2 A3 अरे लाइन में आता है। ए का शादी होगा तो बेटा है। फिर मान लीजिए A21 22 23 लगातार है ना, तो मान लीजिए A1 का शादी हुआ, ठीक, या ये दूसरा का शादी हुआ, तो दूसरा हुआ तो मान लीजिए 2 से नाम देते हैं, तो A2 21 22 23 देंगे। A1 का शादी होता है A11 12 13 देंगे ना, 3 को होता है 31 32, तो A2 का शादी करा दिए, A2 का शादी करा है ना, तो एक ये 21 22 23 जन्म लिया, 2 का जन्म, 2 तो पहले सही है, तो 2 तो पहले सही है, तो मान लीजिए कि 21 22 23 जन्म दिया, तो एक लाइन में आ गया, पंक्ति है। अब एक में मान लीजिए 21 के शादी कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि 21 है, ये है, एक और देंगे तो 2 से 11 हो जाएगा, 2 से 11 तो है नहीं। 22 के भी शादी कराएंगे तो 21 2 से 21 होगा, 2 से 21 है नहीं। 23 के भी शादी कराएंगे 2 से 31 होगा, 2 से 31 है नहीं। इसलिए ये है तो A2 है, A22 है, A20 221 हो गया, यानी कि ये हो गया, A2 हो गया, A22 हो गया, ये 222 हो गया। ये को नहीं, 2 + 22 22 + 222, या 222 कहिए, 221 कहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सब एक लाइन में ऊपर से नीचे में आ रहा है, तो ऊपर से नीचे में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये हो गया, चैन में बन गया। चैन हो गया तो इसमें से कौन अरे नहीं, तो यही अरे नहीं है, यही आंसर हो जाएगा डी।
देखें यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो चैन है, ये गो दो, फिर दो गो दो, तीन गो दो, चैन है। या यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो चैन है, या यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो चैन है, या यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो चैन है, या यहाँ से यहाँ तक चैन है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो चैन है। D2 चैन है, D2 चैन है। चैन वर्गीकरण प्रणाली है। जिस तरह से अरे भी वर्गीकरण प्रणाली है, उसी तरह से चैन भी वर्गीकरण प्रणाली है। विषय को चैन में जो विषय आता है, उस विषय को समान से विशिष्ट क्रम में सजाता है। समान को मतलब एकदम समान, आसान चीज से भारी की ओर सजाते हैं। समान से विशिष्ट क्रम में सजाते हैं। जैसे कैसे समान ए हो गया, विशिष्ट बनते जा रहा है दूसरा, फिर 222, तो समान से कहा जा रहा है विशिष्ट की ओर। इसमें विषय को समान से विशिष्ट क्रम में सजाते हैं, विशिष्ट क्रम में सजाते हैं। अधीनस्थ वर्ग को दर्शाता है। जैसे एक में अरे पंक्ति में क्या था, इसमें विषय की सबसे छोटी इकाई आइसोलेट था। इसमें भी विषय को समान से विशिष्ट क्रम में सजाते हैं। और यही विषय की सबसे छोटी यूनिट इकाई आइसोलेट इसमें भी है। चाहे अरे रहे या तरे रहे या सनिकल रहे, चैन रहे, इसमें भी विषय की सबसे छोटी इकाई आइसोलेट है। हाँ, समान से विशिष्ट क्रम में सजाते हुए अलग बात है। अरे के जिस समक्ष वर्ग को दर्शाता है अरे, उसी तरह से चैन भी है, ये भी अधीनस्थ वर्ग को दर्शाता है, अधीनस्थ वर्ग को। हॉस्पिटलिटी माने ग्राह्यता होता है, ग्राह्यता। इन अरे एंड चैन, अरे और चैन माने पंक्ति और श्रृंखला में ग्राह्यता। पंक्ति और श्रृंखला में ग्राह्यता, पंक्ति और श्रृंखला में क्या होना चाहिए, ग्राह्यता के बारे में, हॉस्पिटलिटी के बारे में। तो हॉस्पिटलिटी इन अरे, तो पहले देख पंक्ति की ग्राह्यता, पंक्ति की ग्राह्यता देखते हैं। पंक्ति के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, ये पंक्ति की ग्राह्यता है। हॉस्पिटलिटी में ग्राह्यता होता है और पंक्ति की ग्राह्यता। अंकन का वह गुण जो पंक्ति में, मतलब पंक्ति में का लाइन में लगा है। पंक्ति में नए अंक के साथ नए अंक नए विषय को शामिल करने की अनुमति देता है। कि लाइन में जो खड़ा है, पंक्ति में जो अरे मैंने कहा होता है, पंक्ति में नया नया विषय को, नया नया अंक को शामिल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और नया नया अंक को शामिल करने का अनुमति देता है, अनुमति। तो पंक्ति ग्राह्यता दो प्रकार से होता है। दो तरीका से पंक्ति में नए अंक को जोड़ सकते हैं। एगो इंटरपोलेशन इन अरे और एक्स्ट्रापोलेशन अरे। चैन पढ़िएगा तो उसी तरह से इंट्रापोलेशन चैन लिखना हुआ है, एक्स्ट्रापोलेशन चैन, बस यही अंतर है। तो हम लोग इंट्रापोलेशन अरे देखते हैं और एक्स्ट्रापोलेशन अरे। इंटरपोलेशन माने होता अंतर्वेशन माने अंदर की बात। एक्स्ट्रा माने बाहर, एक्स्ट्रापोलेशन माने बाहर के पोल्यूशन, इंटरपोलेशन अंतर्वेशन का पोल्यूशन। इसमें पंक्ति में नए अंक को शामिल या नए विषय को शामिल करने के लिए, जैसे दो सीट खाली है, दो सीट भरल है, बीच में सीट खाली है, तो बाहर से कोई आएगा और दो वस्तु या दो विषय, दो अंकों के बीच में नया अंक आएगा इधर से कोई, और दो अंक पहले से भरल था, पंक्ति है, पंक्ति लाइन में है, दो सीट पर पहले से बैठल था, एक सीट खाली है, बाहर से आएगा और दोनों विषय के बीच में बैठ जाएगा, दोनों अंकों के बीच में बैठ जाएगा नया अंक, तो उसे बोलते हैं इंटरपोलेशन अरे, यानी कि अंतर्वेशन। और जब यही कोई बाहर का आदमी आएगा, नया विषय आएगा और पहले से तीन आदमी बैठल था और किनारे बैठ गए इधर या इधर कहीं, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन में बाहर, एक्स्ट्रापोलेशन अरे, बाहर बैठेगा तो।
देखा संकेत नोटेशन प्लान 24 होता ना है, कैनोन नोटेशन प्लान में 24 को कैनोन होता है। सांकेतिक स्तर या अंकन धरातल बोलते इसको, है ना। इस तरह से नाम सब पीछे पढ़ चुके हैं। इसी का भाग है इसका नोट सांकेतिक स्तर, अंकन धरातल, नोटेशन प्लान। बेसिक कैनोन आता है इसमें। बेसिक के बाद आता है कैनोन फॉर ग्रोइंग यूनिवर्स, ग्रोइंग बढ़ रहा है। यानी एक्स्ट्रा पोल्यूशन आता है इसमें, एक्स्ट्रा पोल्यूशन इन एरे, एक्स्ट्रा पोल्यूशन इन एरे, इंट्रा पोल्यूशन इन एरे। तो एक्स्ट्रा इंट्रा देखा है, या एक्स्ट्रा पोल्यूशन इन चैन रहे, या इंट्रा पोल्यूशन इन चैन, जो भी रहेगा, एरे रहे चैन रहे, जो भी रहे, लेकिन एक्स्ट्रा इंट्रा जुटल है तो ग्रोइंग इन यूनिवर्स में आता है। कैनन फॉर ग्रोइंग यूनिवर्स, ग्रोइंग बढ़ रहा है किसका, उपसूत्र का। वही है एकरा में, दोनों तो एक है। तब पंक्ति की ग्राह्यता का हो या चैन की ग्राह्यता का हो, यानी इसमें अंकन का वह गुण जो पंक्ति में नए अंक को शामिल करने के लिए अनुमति देता है। दो तरीका से शामिल कर सकते हैं पंक्ति में नए अंक को। कैसे कैसे, जब इंट्रा पोल्यूशन अंतरोशन एरे के द्वारा, एक्स्ट्रा पोल्यूशन वाइब्रेशन एरे के द्वारा। इंट्रा पोल्यूशन जब होगा, इसमें बाहर से नया अंक आएगा, दोनों अंकों के बीच में आएगा तो जाहिर सी बात बीच में बैठेगा, नया विषय बीच में बैठेगा तो इंट्रा पोल्यूशन बोलते हैं। अब बाहर करने बैठेगा, चाहिए दाएं या बाएं बैठेगा तो उसको एक्स्ट्रा पोल्यूशन बोलते हैं एरे। अब चलते इसी में इंटर पोल्यूशन एरे में चलते हैं। इंटर पोल्यूशन के लिए इंटर पोल्यूशन इन एरे में चलते हैं। और इंटर पोल्यूशन के लिए हेतु डिवाइस एरे में देख रहे हैं डिवाइस, तो गैप डिवाइस है ना, गैप डिवाइस, मिक्स्ड नोटेशन ABCD आएगा, 1 2 3 आएगा तो मिक्स हो गया, खाली ABCD आएगा तो शुद्ध हो जाएगा, है ना, प्योर हो जाए। 1 2 3 आएगा तो प्योर हो, दोनों मिलकर आएगा तो मिक्स्ड नोटेशन। इम्प्टी डिजिट अंक TVS आता है, TVX। इम्प्टी डिजिट का मतलब TVS X है। उसी तरह से एक्स्ट्रा पोल्यूशन देखते हैं वाइब्रेशन एरे में देख रहे हैं, है ना। जो बाहर से आता है कोई नया बगल में बैठता है, बाएं दाएं किनारा बैठता है, वही एक्स्ट्रा पोल्यूशन के लिए डिवाइस एरे में देखते हैं। इसमें भी गैप डिवाइस, इंटर पोल्यूशन डिवाइस एरे जो है, इसमें भी गैप मिक्स्ड नोटेशन। एक इम्प्टी है, लेकिन इम्प्टी के 2 3 नाम है में, ऑक्टेव डिवाइस या सेक्शन डिवाइस या इम्प्टी डिजिट है, ये इम्प्टी डिजिट। इंटर एरे वाला डिवाइस में देख रहे थे TVX इम्प्टी वाला में, वही एक्स्ट्रा एरे डिवाइस में देख रहे हैं। एरे डिवाइस में ऑक्टेव, सेक्शन, इम्प्टी डिजिट, 0 9 छोटका बड़का जेड दोनों आता है, छोटका बड़का जेड दोनों। डिजिट है, इम्प्टीइंग है, ING लग रहा है, इम्प्टी है, इम्प्टी खाली है ना। खाली है तो जाहिर सी बात है कि, है ना, इस इम्प्टी इस एक्स्ट्रा पोल्यूशन एरे डिवाइस में आता है। इसको 2 3 नाम है, ऑक्टेव, सेक्शन डिवाइस और इम्प्टी डिजिट। जो इम्प्टी है तो खाली है, खाली होता है सब। तो खाली का मतलब क्या, इम्प्टी में खाली, तो 0 है खाली, 9 में नहीं, कुछ नहीं है तो 0 हो गया। अब जेड छोटका बड़का। अब बाकी इम्प्टीइंग डिजिट TVX। नोट इम्प्टी खाली का है, खाली इम्प्टी, तो इम्प्टी में आता है 0 9 जेड। और इम्प्टीइंग का है, इम्प्टी है, इम्प्टीइंग डिजिट, तो इम्प्टीइंग डिजिट आता है TVX, तो TVX। लेकिन यहाँ पर दोनों है, इम्प्टी भी है और इम्प्टीइंग डिजिट दोनों है, और दोनों आ जाता है तो T के बाद U, V के बाद W, X के बाद Y, TU, VW, XY, UWY,
UWI आता है। एम्प्टिंग डिजिट अंक बनता है UWI। DBX हॉस्पिटलिटी इन एरे मैंने पंक्ति के ग्राह्यता में देखे, जिस तरह देखे अंकन का वह गुण जो पंक्ति में नए अंक को शामिल करने के लिए अनुमति देता है, पंक्ति की ग्राह्यता कहते हैं। दो तरीका से पंक्ति में नए अंकों का शामिल किया जाता है, एक इंट्रापोलेशन इन एरे एंड एक्स्ट्रापोलेशन को बोलते हैं हम लोग वेरिएशन, एक्स्ट्रापोलेशन एरे। इंट्रा में होता है इंटरवेशन इन एरे। बाहर से कोई अंकन आता है, दो विषय दो अंकों के बीच में बैठता है, उसे इंट्रापोलेशन इन एरे कहते हैं। अब किनारे बैठता है, एक्स्ट्रापोलेशन इन एरे कहते हैं। यही इंट्रापोलेशन एरे के डिवाइस देखते हैं, यही एक्स्ट्रापोलेशन इन एरे के डिवाइस देखते हैं। डिवाइस तो इंट्रा के देखते पहले, इंट्रा के डिवाइस एरे वाला गैप आता है, इसमें भी गैप आता है। एक्स्ट्रा वाला डिवाइस में भी एरे वाला में गैप आता है। इसमें मिक्स्ड नोटेशन, इसमें मिक्स्ड नोटेशन। इसमें इप्टिंग है, इप्टिंग डिजिट आता है TVX। इसमें इप्टिंग है YNG। एक में ऑक्टेव डिवाइस या सेक्शन डिवाइस या एम्प्टी है, एम्प्टी जो खाली है, इप्टिंग ING नहीं लगा, इप्टी डिजिट जो 0 इप्टी में खाली है तो 0 खाली है, 9 खाली है, जेड में छोटका बड़ा हो दोनों। एम्प्टी और इप्टिंग दोनों आ जाएगा UWI आता है। हॉस्पिटलिटी इन चैन श्रृंखला देता है। जिस समय पंक्ति की हॉस्पिटलिटी इन एरे माने पंक्ति की ग्राह्यता देखें, उसी तरह से चैन की ग्राह्यता देखते हैं। तो चैन की ग्राह्यता पढ़ना है, चैन की ग्राह्यता पढ़ना है तो जाहिर सी बात है कि पंक्ति की ग्राह्यता पढ़ लिया, उस समझिए कि चैन की ग्राह्यता पढ़ लिया। जैसे पंक्ति की ग्राह्यता है, इसमें भी अंकन का वह गुण जो पंक्ति में नए अंकों को शामिल करने की अनुमति देता है। यह भी वही बात है, चैन भी बोलता है अंकन का वह गुण जो श्रृंखला में ये पंक्ति है तो पंक्ति में नया अंक आएगा, पंक्ति में नया। ये चैन है तो चैन में नए अंक को शामिल करने हेतु तो अनुमति देता है। चैन में श्रृंखला में नया अंक शामिल होगा। चैन भी दो प्रकार का होता है। चैन की ग्राह्यता जो है इसमें दो प्रकार का होता है। एगो इंट्रापोलेशन चैन, जैसे ये दो प्रकार का होता है। इंट्रापोलेशन एरे होता है, एक में इंट्रापोलेशन इन चैन होता है। एक में होता है एक्स्ट्रापोलेशन वेरिएशन एरे होता है, एक में एक्स्ट्रापोलेशन वेरिएशन इन चैन होता है। इसमें भी बाहर से दो वस्तु या दो विषय दो अंकों के बीच में बैठता है कोई नया अंक। इसमें भी बाहर से कोई आएगा तो बीच में बैठेगा, इसमें भी किनारे बैठेगा, इसमें भी किनारे बैठ रहा था, इसमें भी किनारे बैठ रहा है। इसमें चैन में इंट्रापोलेशन के डिवाइस, एक हम पढ़ रहे थे इंट्रापोलेशन इन एरे डिवाइस, एरे वाला डिवाइस पढ़ रहे थे। इसमें भी वही है, चैन में इंट्रापोलेशन डिवाइस। इसमें भी इसमें पढ़ रहे थे एक्स्ट्रापोलेशन डिवाइस इन एरे में। वही चीज़ है, खाली एरे के जगह पर लगा देना है चैन, बस है ना। एक्स्ट्रापोलेशन इन चैन डिवाइस, तो डिवाइस में आता है, यहाँ डिवाइस है चैन में एक्स्ट्रापोलेशन के डिवाइस। तो दोनों में गैप डिवाइस एक में था गैप डिवाइस, लेकिन हमें मिक्स्ड आ रहा था। इप्टिंग ऑक्टेव या सेक्शन या इप्टी आ रहा था। एक में केवल गैप आएगा, इसमें केवल गैप आएगा। अब एक्स्ट्रा बढ़ देता है, एक में दशमलव है, दशमलव अंकन का प्रयोग होता है। एक्स्ट्रा में भी होता है, एक्स्ट्रा डिवाइस होता है चैन वाला, उसमें भी एक्स्ट्रा चैन में भी एक्स्ट्रा पोलेशन डिवाइस में दशमलव आता है। गैप डिवाइस दशमलव अंकन का प्रयोग, दशमलव तो 10.10 होता है, 10 चैन बनता है 10.10 है चैन। सवाल पूछा है कि दशमलव अंकन पद्धति का प्रयोग चैन में, तो चैन में किसका भाग है, तो चैन में किसका भाग है, तो इंट्रापोलेशन चैन का। तो एक्स्ट्रापोलेशन चैन का है, उस एक्स्ट्रापोलेशन में भी किसका, तो चैन में इंट्रापोलेशन डिवाइस इंट्रापोलेशन है, ये है चैन में एक्स्ट्रापोलेशन का डिवाइस है ये।
यूनिट 2 75 वीडियो स्टॉप हो गया। खाली एगो सीसी के प्रश्न बचल है, कर लेना आगे। स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लास में वर्गीकरण के स्टेप मैंने चरण, स्टेप में क्या होता है? चरण। वर्गीकरण के चरण देखते हैं। टोटल 9 चरण होता है, 9 स्टेप में बटा गया है। तो आइडियल प्लेन, ये आइडिया प्लान है। वैचारिक, आइडिया प्लान का होता है वैचारिक के बारे पीछे पढ़ा है, ठीक ना। स्टेप 0 1 0 से स्टेप 0, स्टेप 1, स्टेप 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है ना। 8 तक होता है, तो टोटल 0 मिला देंगे 9 होता है। तो पहला चरण आइडिया वैचारिक लिखकर है ना। वैचारिक स्तर है या चरण है। इसमें पहला स्टेप हो गया, पहला चरण हो गया। स्टेप मैंने चरण, पहला चरण 0, लास्ट वाला चरण 8। वर्गीकरण के उपसूत्र 43 को रंगनाथन द्वारा दिया गया था। 3 भाग में 3 स्तर में बांटा गया है। आइडियल या आइडिया वैचारिक स्तर प्लेन, भारवल मैंने शाब्दिक प्लेन, नोटेशन में सांकेत अंकन प्लेन। वैचारिक प्लेन को भी 15 गो था। कैनोन या उपसूत्र, शाब्दिक था, भारवल का था 4, नोटेशन अंकन का था 24। टोटल 43 का था। 43 का चर्चा है प्रोले गोमेना 2 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक में, जो रंगनाथन द्वारा लिखा। 37 57 67 एडिशन तीसरा था। 43 का 67 में था। पहला देखा जाए वैचारिक, जो 15 को आइडिया है, 15 को कैनोन, उसी को बारे में चर्चा है। 15 कैनोन है। इस 15 कैनोन को 5 भाग बांट दिया गया। वैचारिक आइडिया प्लेन 15 कैनोन है। 15 कैनोन को 5 भाग में बांट दिया गया है। इस तरह से बांट दिया गया है। देख लिया, ठीक ना। उसी तरह से यहाँ स्टेप में चरण ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के चरण 9 को होता है। 9 टोटल है। उसमें वैचारिक आइडियल प्लेन आता है। आइडियल प्लेन में आता है। आइडियल प्लेन में कैनोन पूछेगा तो 15 कैनोन था, लेकिन वैचारिक चरण पूछेगा तो टोटल चरण का संख्या कितना है? 0 1 2 3 4, टोटल 5 गो चरण है। कितना? 5 चरण है। यही वैचारिक आइडियल प्लेन को 15 कैनोन था, इस 5 भाग में बांट लिया ना। ये 5 चरण एक में है। कितना है? वैचारिक आइडियल प्लेन में 5 चरण से गुजरता है। आइडियल प्लेन में वैचारिक का स्तर में जाएगा 5 चरण, 0 1 2 3 4। और भारवल प्लेन में जाएगा, जहाँ भारवल कैनोन में, भारवल प्लेन में शाब्दिक स्तर में, जिसको टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं, टर्मिनोलॉजी, इसमें 4 कैनोन था। कैनोन की संख्या 4, लेकिन चरण की संख्या एगो स्टेप, चरण 5वां चरण आता है, बस 5वां। नोटेशनल सांकेतिक प्लेन में जाता है ना। चरण में जाता है, स्तर में जाता है 3 गो। कैनोन पूछेगा तो 24 गो है, लेकिन 24 गो कैनोन, लेकिन चरण कहेगा 3 गो। कौन कौन? 6 7 8, 6 7 8 चरण है। तो आइडियल प्लेन वैचारिक स्तर में 5 चरण होता है। तो स्टेप 0 में, 0 का क्या नाम है? चरण 0 चरण जो होता है उसमें राइट टाइटल, हिंदी इंग्लिश वाला थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में नाम चेंज नहीं होते, हिंदी में थोड़ा नाम चेंज होता है। चरण 0, स्टेप 0 का टाइटल का नाम बताओ। तो रा टाइटल को बोलते हैं अपरिष्कृत आख्या 0। अपरिष्कृत आख्या रा टाइटल। 1 को बोलते हैं फुल टाइटल या एक्सप्रेसिव टाइटल, या अभिव्यंजक टाइटल बोलते हैं। अभिव्यंजक टाइटल या आख्या में टाइटल या शीर्षक। फुल एक्सप्रेसिव या अभिव्यंजक। एक्सप्रेसिव में होता है अभिव्यंजक या फुल टाइटल, 1 को बोलते हैं। 2 हो गया, और फुल हो गया तो 1 हो गया होगा।
दूध के कर्नल, कर्नेल है, कर्नेल टाइटल या मूल पद या सार पद। ऐसे दूर रहता है तो दूध आसार पर कर्नेल, कर्नेल टाइटल या मूल पद या सार पद, मूल पद या सार पद। 3 को बोलते हैं स्टेप 3 के एनालाइज्ड, एनालाइज टाइटल, एनालाइज उन्हें कहा ना बोलता है अभी कोई चीज़ का एनालाइज करो, यानी विश्लेषित आख्या, विश्लेषित टाइटल बोलते हैं। 4 को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेड टाइटल, ये रूपांतरित ना बोलता है कि कोई मास्टर का ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफॉर्मेड टाइटल मतलब कि रूपांतरित टाइटल या आख्या। तो 5वां आइडियल वैचारिक चरण में देखें, 0 को बोलता है रा अपरिष्कृत, अपरिष्कृत फूल, 1 बोलता है फूल हो गया, फूल होगा तो 1 लीटर हो गया, फूल एक्सप्रेसिव अभिव्यंजक। 2 को बोलते हैं कर्नेल, कर्नेल या मूल पद या सार पद, मूल रहे या सार रहे लेकिन पद जरूर रहेगा, कर्नेल है तो। कर्नेल का पद कैसा है तो मूल या सार लेकिन दूसरा स्थान पर। तीसरा स्थान पर 3 को बोलता है एनालिसिस करो, एनालाइज या विश्लेषण। 4था बोलता है ट्रांसफॉर्मेड या रूपांतरित टाइटल। शाब्दिक आता है वर्बल प्लेन, जिसमें कैनन की संख्या पूछेगा तो 4 है लेकिन चरण एक ही हुआ, चरण पूछेगा तो 1 चरण, स्टेप 5 है। तो 5 का नाम टाइल इन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टर्म, टर्म से पद होता है, टाइटल हो गया TITLE लिखा है, टाइटल इन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टर्म ने मानक पद, मानक पदों में आख्या। स्टैंडर्ड टाइटल लगा रहेगा या टर्म से लगा रहेगा तो उसको बोलेंगे वर्बल में आ जाएगा। नोटेशनल प्लेन में ये इसमें है ना, सांकेतिक प्लेन स्तर में चरण 3 होता है, कौन 6, 7, 8। 6 का नाम हो गया टाइटल इन फोकल या फैसेट नंबर, नाभिक पक्ष बोलते हैं इसको, नाभिक पक्ष या फोकल, या फोकल में होता है नाभिक, फैसेट में क्या होता है पक्ष, तो नाभिक पक्ष। फोकल या फैसेट नंबर का मतलब नाभिक पक्ष 6 हो गया। 7वां बोलता है क्लास नंबर, वर्गांक, क्लास नंबर वर्गांक। 8वां बोलता है वेरिफिकेशन मैंने सत्यापन करना। 6 बोलता है फोकल या फैसेट नंबर या नाभिक पक्ष। 7 बोलता है 7 क्लास नंबर। 8 बोलता है वेरिफिकेशन सत्यापन। 6 फोकल लग जाएगा ना, 6 हो जाएगा, ठीक ना, फोकल या फैसेट 6। क्लास नंबर तो 7 रफे करेगा 7वां क्लास में। 8वां वेरिफिकेशन कराता है, 8वां से वेरिफिकेशन एग्जाम होता है तो वेरिफिकेशन होता है 8वां में। शॉर्ट में से भी याद कर सकते हैं, राम ने अपरिष्कृत होता है, और फूल या एक्सप्रेस, फूल हो गया तो एक्सप्रेसिव 1 हो गया, फूल या एक्सप्रेसिव अभिव्यंजक। 3 2 हो गया कर्नल, कर्नल दूसरा स्थान पाता है, मूल या सार पद। एनालाइज तीसरा में एनालाइज करता है, एनालाइज टाइटल विश्लेषण। 4था होगा ट्रांसफॉर्मर रूपांतरण। रा या रो, रा एक्सप्रेस या रो एक्सप्रेस। कर्नल रो आदि में दौड़ दे जाता है, एक्सप्रेस होते हुए जाता है कर्नल के पास, कर्नल के पास जाता है तो एनालाइज करता है कर्नल, एनालाइज करता फिर ट्रांसफर करवा देता है कर्नल। रोते हुए फुल एक्सप्रेस में जाता है, फुल एक्सप्रेस में कर्नल के पास जाता है, एनालाइज करता है तो ट्रांसफॉर्म करवाता है। ये आइडियल प्रचार में अब हर में याद रहेगा कि स्टैंडर्ड टर्म्स मानक पद आएगा। नोटेशन प्लेन में आएगा फोकल या फैसेट 6। क्लास नंबर 7 में, 7 नंबर क्लास है, 8वां में वेरिफिकेशन करवा देना है। आँख में टाइटल या शीर्षक, राइट टाइटल 0 से स्टार्ट होता है, ठीक ना। जो किताब लेता है ना ऊपर लिखा रहता है ना हेडिंग में ना, वैसे लिखा रहता है, कैसे कब लिखा है नॉलेज पोस्ट है, वैसी टाइटल है ना राइट टाइटल। इस पर देख के पता चलता है कि कौन सा बुक है। देख लिखल है लाइब्रेरी पत्र के 2 से। इसी तरह से राइट टाइटल जो बुक है ना, उसमें लिखल है
नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया। कुछ राइट टाइटल जो बुक किसका बुक है, जैसे नॉलेज बूस्टर है, किसका है, तो लाइब्रेरी का है। उसी तरह से एक बता रहा है, और राइट टाइटल अपरिष्कृत टाइटल जो है किसका बुक है, तो नोटेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया टाइटल का नाम है। लाइब्रेरी में गए तो वो जीरो राइट टाइटल में देखें, अपरिष्कृत टाइटल में देखें कि बुक पर लिखल था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया, यानी कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण लिखल है। हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जीरो चरण में है, राइट टाइटल में है, यानी कि प्रिस्क्रिप्ट टाइटल में लिखल है, कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अगला में गए, अगला बुक में देखें तो स्टेप 1 में लिखल था, चरण 1 में फुल एक्सप्रेशन अभिव्यंजक में लिखल था, क्या लिखल था, वही है, ये है इंडिया लिखल है, तो ये हो गया इन इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। एक हिंदी सब यही लिखल है, इंडिया तक यही लिखल है। फिर इन इकोनॉमिक्स, भारत में इंडिया में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भारत के जो इंडिया है या भारत का अर्थव्यवस्था का बैंकों का राष्ट्रीयकरण स्टेप 1 में आएगा, फुल एक्सप्रेशन अविभाज्य टाइटल में आएगा। स्टेप 2 बोलता है कर्नल में क्या होता है, मूल या सार पद, मूल या सार पद लग रहा था, जो आलतू फालतू की चीज है इसे लगल नहीं कब नेशनलाइजेशन ऑफ को हटा देना, तो नेशनलाइजेशन बचा, नेशनलाइजेशन लगा देना, वही मूल और सार पद लग रहेगा, कर्नल पद लगल रहेगा, बाकी आलतू फालतू हटा, बैंक लगल है, बैंक लगल रहेगा, इन आलतू फालतू हटा दिए, हटा करके इंडिया जोड़ दे, इंडिया इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स लगा दिए। एक मूल या सार पद जो था नेशनलाइजेशन, बैंक, इंडिया, इकोनॉमिक्स था, सब जोड़ दिए, उसी को मूल पद को जोड़ दिए, कर्नल को जोड़ दिया। चौथा बोलता है, तीसरा बोलता है एनालाइज, विश्लेषण करना। तो विश्लेषण कैसे करेंगे, जैसे हमको पता चला विश्लेषण कहता है नेशनलाइजेशन का है, राष्ट्रीयकरण का है, स्पेशल है, इसलिए SPL स्पेशल, नेशनलाइजेशन मैंने स्पेशल, NAT मतलब शॉर्ट में लिखा है, नेशनलाइजेशन स्पेशल है। इंडिया है, सॉरी नेशनलाइजेशन हो गया, बैंक है, तो बैंक है तो है ना, तो बैंक लिखल है, तो बैंक को देखा कि बैंक तो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, तो बैंक क्या है, पर्सनालिटी है। फिर बैंक के बाद आगे बढ़े तो इंडिया देखे, इंडिया स्थान है, स्थान के लिए स्पेस आता है, इंडिया स्थान एस, पीछे पढ़ चुके हैं, PM होता ना है, 4 गो 5 गो होता ना उपसूत्र, वो देख लीजिएगा, इंडिया स्थान स्पेस लगा दिया। आगे पढ़े, इकोनॉमिक्स देखा तो इकोनॉमिक्स इसमें था, यही चीज यहाँ लिखा है, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के लिखे मेन क्लास था, MC मेन क्लास आता है इकोनॉमिक्स में, देख लीजिएगा, पीछे पढ़े MC मेन क्लास, हिस्ट्री ज्योग्राफी मेन क्लास है। इसको क्वेश्चन लगा के लिखना, स्थान को क्वेश्चन लिखाता है, ठीक ना, स्थान जो है क्वेश्चन लिखाता है। चौथा बोलता है ट्रांसफॉर्म, रूपांतरण कर देना है, तो PMEST के रूप में रूपांतरण करना है। एक पहले मेन क्लास लगता है, MC बीच में आता है, स्पेशल भी आता है। तो मेन क्लास कौन है, तो इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स लगाते हैं मेन क्लास, जैसे देखते हैं इकोनॉमिक्स मेन क्लास हो गया। फिर लग जाएगा स्पेशल, स्पेशल कौन है, नेशनलाइजेशन था मेन, स्पेशल नेशनलाइजेशन लगा दिया, स्पेशल। फिर लगा P पर्सनालिटी कौन है, बैंक हो गया, पर्सनालिटी बैंक हो गया, P हो गया, E हो गया, एनर्जी इसमें है नहीं, रास्ता तो लगाते हैं, स्पेस स्थान इंडिया क्या हो गया, एस, इंडिया के एस, टाइम नहीं है तो छोड़ देते हैं, रास्ता तो लगाते छोड़ देते हैं। भारत प्लान में स्टेप 5 में ये टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स, मानक पद में लिखना है, वो भी मानक पद CC के अनुसार, जैसे सजाता है वैसे लिखना है, CC के अनुसार सजाना है। स्टैंडर्ड टर्म्स मानक पद, जैसे है ना, तो 5वां स्टैंडर्ड टर्म्स मानक पद में सजाना CC के अनुसार।
तो मानक पद में पहले मेन क्लास इकोनॉमिक्स आता है, इकोनॉमिक्स मेन क्लास है तो इकोनॉमिक्स लगाते हैं क्योंकि मेन क्लास आता है इकोनॉमिक्स। फिर स्पेशल आता है, तो स्पेशल में आता है, इसमें स्पेशल कौन दिया है, नेशनलाइजेशन। तो मेन सीसी में जाइएगा तो नेशनलाइजेशन दिखाई देगा मेन क्लास, वो नेशनलाइजेशन से दिखाई देगा आपको। सीसी में जाइएगा तो दिखाई देगा आपको, क्या दिखाई देगा, इकोनॉमिक्स मेन क्लास हो गया। फिर स्पेशल आता है, तो स्पेशल में भी आता है, तो स्पेशल हो गया, क्या हो गया, स्पेशल हो गया नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन सीसी में जाएगा, सीसी के अनुसार सजाना है। सीसी में नेशनलाइजेशन दिखाई देगा, वहाँ सीसी में जाइएगा, पाना खोलिएगा, दिखाई देगा आपको, है ना। क्या दिखाई देगा, पब्लिक इंटरप्राइजेज दिखाई देगा, SPL, पब्लिक इंटरप्राइजेज जो है SPL स्पेशल है, इसी में दिखाई देगा नेशनलाइजेशन, इसलिए पब्लिक इंटरप्राइजेज स्पेशल लिख सकते हैं। फिर आता मेन क्लास हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स था, इकोनॉमिक्स लगा दिए। फिर नेशनलाइजेशन हो गया, मेन क्लास लगा दिए। फिर बैंक आता है, बैंक तो है ना, बैंक लगा दिए उसी। बैंक के PA होता है, सीसी में भी बैंक के PA होता है ना। पर्सनालिटी होता है, इंडिया स्पेस है, इंडिया का स्पेस भी सीसी में इंडिया का स्थान दिखाई देता है, इसलिए लगा दिया। इकोनॉमिक्स MC मेन क्लास, नेशनलाइजेशन को तो पब्लिक इंटरप्राइज लिखे स्पेशल। फिर बैंक P, इंडिया S, AMPEST में सजा दी है। ये सब जितना लिखना है ना, सब किताब में रहता है लिखल, देख के खाली लिखना है। सीसी वाला किताब खोलना है, उसमें देखना है कि नेशनलाइजेशन को क्या लिखल है, लिख देना है। बैंक को क्या लिखल है, पर्सनल P लिख देना है, इंडिया S लिख देना। अगला है छठा, नोटेशनल सांकेतिक प्लेन के चरण 3 गो है एकरा में। छठा में फोकल है, टाइटल इन फोकल फैसर, यानी कि नाभि पक्ष। जैसे इकोनॉमिक्स का मेन क्लास लिखे ना जी, हाँ इकोनॉमिक्स का मेन क्लास, तो इकोनॉमिक्स का मेन क्लास सीसी के अनुसार देखिए, खोलिएगा पाना, सीसी के अनुसार है, ठीक ना। तो इकोनॉमिक्स का मेन क्लास खोलिएगा, तो इकोनॉमिक्स के मेन क्लास में X दिखाई देगा, सीसी में खोलिएगा तो सीसी में X दिखाई देगा, X लिख देना है। ऐसी किताब मिलता है, देख किताबें से लिखना है। पब्लिक इंटरप्राइजेज नेशनलाइजेशन ना रहेगा, लेकिन पब्लिक इंटरप्राइजेज रहेगा कि किसी के अंदर आता है नेशनलाइजेशन, इसलिए उसमें स्पेशल है, इसलिए NW लिखल है, 9W लिखल रहेगा। बैंक के P है, 62 लिखल रहेगा। इंडिया स्पेस है, इसलिए 44 लिखल रहेगा, 44 बैंक के 62। फिर 7वां आता है वर्गांक, क्लास नंबर बनाना है, 1 से X लगा दिया। फिर मेन क्लास से स्पेशल के लिखाता है, मेन क्लास के बाद स्पेशल के पब्लिक इंटरप्राइज क्या आता है, 9W लगा दिया। फिर आता है पर्सनालिटी के बाद ये सजा देना है। तो पर्सनालिटी का बैंक है, बैंक 62 लगाएगा, 62 लगा देगा। एक बात है, पर्सनालिटी के पहले यहाँ इन्वर्टेड कॉमा सिंगल लगता है, इन्वर्टेड कॉमा सिंगल लगाते हैं, है ना। 62 लिख दिए, 62 के पहले इन्वर्टेड कॉमा लगा दे सिंगल। फिर इंडिया स्थान है, स्थान के पहले 44 है, तो स्थान के पहले डॉट का पड़ेगा, तो डॉट लगा देंगे, क्या लगाना है, डॉट। 44 लिख करके इंडिया है, स्पेस है, स्थान है, 44 लिख करके डॉट लगा देना है। इस तरह से वर्गांक हो गया, क्लास नंबर बन गया। कुछ नहीं, वर्गांक बना दे, X लिख दिए, 9W था, 9W लिख दिए, यहाँ तो कोई चिन्ह दे लगाते हैं। फिर आता है बैंक हो गया, पर्सनैलिटी है, इसलिए 62 लिख दिए, 62 लिख दिए। और पर्सनैलिटी के पहले इन्वर्टर कॉमा लगता है सिंगल। स्पेस हो गया इंडिया, 44 और लिख दिए, स्पेस के पहले डॉट का प्रयोग करते हैं। 8वां जो लास्ट है, वेरिफिकेशन करना, सत्यापन देखना है कि गलत तो ना क्लास नंबर बन गया है, वर्गांक वर्ग संख्या गलत तो ना बन है, तो मिलाएंगे। X क्या है, X खोजेंगे सीसी के अनुसार, तो मेन क्लास दिखाई देगा X का है, X आपको इकोनॉमिक्स दिखाई देगा। 9W का है, 9W तो सीसी के पाना खोलेंगे तो 9W दिखाई देगा। 9W पब्लिक इंटरप्राइजेज नेशनलाइजेशन का लिखल भाग, इसी में आता है पब्लिक इंटरप्राइज में
आता है नेशनलाइजेशन, एक्स नाउ डब्ल्यू लिखेंगे। फिर लगे एक्स हो गया इकोनॉमिक्स, एक्स नाउ डब्ल्यू मतलब पब्लिक इंटरप्राइजेज। फिर एक्स नाउ डब्ल्यू, एक्स नाउ डब्ल्यू कॉमा 62 बताता है, 62 बताता है बैंक, तो बैंक बताता है बैंक इन पब्लिक इंटरप्राइजेज, 62 देखेंगे तो ठीक है। फिर 44 बता, 44 क्या है, 44 इंडिया बता रहा है, इसमें 44 क्या है, इंडिया बता रहा है, तो सही तो है, सब सही मिल गया। ये चीज़ यहाँ था, ये चीज़ यहाँ मिल गया, ये चीज़ यहाँ मिल गया। वेरिफिकेशन हो गया। और क्या देखिए, एक्स है, एक्स एकरा में है, एक नंबर शायद एक नंबर है, एक्स नाउ डब्ल्यू का है पब्लिक इंटरप्राइजेशन, एक्स नाउ डब्ल्यू हो गया पब्लिक इंटरप्राइजेशन है, नाउ डब्ल्यू स्पेशल है, इससे सत्यापन हो गया। और का ये ट्रिक है, समझिए याद करने का ट्रिक। रा 0 बताता है, रा 0 स्टेप चरण 1 0 फलो, रा 0 स्टेप चरण 0। एक्सप्रेशन हो गया, फुल एक्सप्रेशन में आता है 1 में, है ना। एक्सप्रेशन कर्नल आता है, कर्नल के पास जाता है, कर्नल के पास जाता है तो 2, कर्नल के पास 2। फिर कर्नल करता है एनालिसिस करता है 3, एनालिसिस करता है 3। फिर ट्रांसफ़र होता है, फिर स्टैंडर्ड से यहाँ से याद कर लीजिए, इतना हो गया आपको 4 ट्रांसफार्मर, टोटल 5 हो गया। ये हो गया इतना आपको रोते हुए फुल एक्सप्रेस में जाता है कर्नल के पास, एनालिसिस करता है कर्नल और ट्रांसफर कराता है, टोटल 5 हो गया। आइडियल प्लेन में आता है सब वैचारिक स्तर में। ताकि स्टैंडर्ड फैसेट, स्टैंडर्ड हो गया मानक, यह जगह आपको एगो सिंगल है भरोल आएगा, मानक सब स्टैंडर्ड टर्म्स मानक पता है भरोल में एगो फैसेट आता है, यहाँ से आ जाएगा आपको, है ना, नोटेशन में फैसेट या फोकल नाभि पक्ष, फैसेट या फोकल या फैसेट नाभि पक्ष नंबर 6 में हो गया। क्लास नंबर फोकस कहाँ पढ़ता है, फोकल कहाँ पढ़ता है, नाभि पक्ष कहाँ पढ़ता है, क्लास में पढ़ता है, तो क्लास नंबर 7 में। वेरिफिकेशन करता है क्लास में, वेरिफिकेशन 8 में। देखिए फोकल फैसेट नाभि पक्ष क्लास में पढ़ते हैं 6ठा क्लास में, फिर 7वां क्लास में पढ़ते हैं 7वां में, फिर वेरिफिकेशन करता है 8वां में। एक्सप्रेसिव कर्नल एनालिसिस ट्रांसफार्मर स्टैंडर्ड फैसेट या क्लास नंबर वेरिफिकेशन। सवाल पूछा कि स्टेप 3 का नाम बताओ, एनालिसिस। याद कर लेना, रोते हुए फुल स्पेस में कर्नल का पाया जाता है, कर्नल का पाया जाता है तो एनालिसिस का, एनालिसिस चौथा पाएगा लेकर रहेगा 3, 1 2 3 4 है, 4 का लेकर रहेगा 3। उसी तरह से पूछेगा 7वां स्टेप का नाम बताओ, क्लास है ना, 7वां क्लास में आदमी जाता है तो क्लास नंबर बनता है 7वां में। यदि नाम पूछता है और चरण याद कर लीजिएगा। ट्रेंड ऑफ